हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स को लेकर चल रहे हैं। आज का हमारा 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, आज का आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 20 में से 18 क्वेश्चंस का। अगर आप लोग 20 में से 18 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही है एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, आप लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे पहले एक बार और बता दूं कि यहाँ पे जो हमारी क्लास है डेली यूट्यूब पे रोज़ रात 9 बजे चलती है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार और कह दूं कि ये आप लोग सबसे पहले एक कॉपी और पेन को अपने हाथ में लेकर बैठें और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलें, और वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताएं कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है बैक स्पेस। बैक स्पेस नामक का एक शब्द दिया गया है आपको, और इसका जो इसमें जो लेटर्स दिए गए हैं उनके यूज़ करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है कीप, सेकंड है ब्लैक, थर्ड है स्किप और फोर्थ है यहाँ पे सेक। अब देखिए जैसे हमने देखा कीप, तो कीप में लिखा है KEEP, तो के यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैसे हमने देखा यहाँ पे ई, तो ई हमें इस स्पेलिंग में केवल एक ही दिख रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना है 2। तो मतलब इस वजह से ये वाला तो बना नहीं सकते हम। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक, तो BLACK, तो ब्लैक में क्या हो रहा है, तो ब्लैक में यहाँ पे एल आ रहा है, और जबकि हमें एल यहाँ पे दिया नहीं गया, तो ये भी नहीं बना सकते, मतलब 2 ऑप्शन हमारे चले गए। उसके बाद स्किप दिख रहा है आपको, तो स्किप में क्या हो रहा है, स्किप में दिख रहा है SK और I और P। तो देखिए S इसमें है और के भी इसमें है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने देखा आई, तो आई इसमें जो है ना नहीं है, इस जो हमें स्पेलिंग दी गई है उसमें आई नहीं दिया गया है, तो इस वजह से स्किप भी नहीं बना सकते, मतलब तीनों ऑप्शन चले गए। बचा रह गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा एंड आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, मेनली इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेंगे और आंसर निकालें। तो 35 लिखा हुआ है पहले हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लिखा है 46 और 59 लिखा हुआ है, फिर 74 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 110 लिखा है। ठीक है, अब मैंने बताया था डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, जैसे यहाँ पे 35 है और 46 हो गया है, यहाँ पे डिफरेंस आया 11 का। मतलब अगर 35 में हम 11 को जोड़ दें, 35 में अगर 11 को जोड़ दें तो 35 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर 46 में 59 करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 यानी कि 13 डिफरेंस आएगा, 13 ऐड करना पड़ेगा 46 में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इनका डिफरेंस देखें 59 और 74 का, तो 59 और 74 में यहाँ पे डिफरेंस देखा तो 15 का डिफरेंस आ रहा है, 15 का अंतर। तो अब आपको एक सीरीज नज़र आ रही होगी 11, 13, 15। जो विषम संख्याएं होती हैं उनको लेकर चल रहे हैं, उनको जोड़ते जा रहे हैं। पहले 11 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा। अब अगली स्टेप में कितना जोड़ना पड़ेगा, 17 जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 17 जोड़ेंगे 74 में, तो 74 + 17 कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा 11, और उसके बाद 7 और 1 8 और 1 9, तो 91 हो जाएगा आंसर। अब 91 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है ये हमारा सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ इस जगह जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह 97 रख के चेक कर लो। ठीक है, अब देखिए एक सीरीज चली आ रही है 11, 13, 15, 17। अब डिफरेंस कितने का आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए कितने का, 19 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 19 का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं। तो देखिए 110 है यहाँ पे। ठीक है, 110 है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना डिफरेंस इसी प्रकार से आ जाएगा, तो आंसर आपका 91 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में वह विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो आने वाला है। यहाँ पे जो WIR है, WIR दिया गया है आपको, जो कि चेंज हुआ है किसमें, V, G और Q में चेंज हो गया है।
उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि वाई ई और यू का संबंध किससे होगा, उसके बारे में बताना। तो देखिए बहुत आसानी से निकालेंगे। जब तक आपको इसकी नंबरिंग याद नहीं होगी, मतलब जैसे हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में डब्लू कितने नंबर पे आता है, तो डब्लू आता है 23 पे, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे, ठीक है। उसी प्रकार से वी आता है 22 पे, जी आता है 7 पे और क्यू आता है अपना 17 पे, ठीक है। तो देखिए अब ये यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 17 हुआ है। इस जो थर्ड स्टेप है इसमें -1 किया गया है। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 7 हुआ है, तो यहाँ पे -2 किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्लू 23 पे आता है, ये हुआ है 22, यानी कि यहाँ पर -1 किया गया है। अब इसमें इन्होंने किया क्या है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले में -1, दूसरे में -2 और तीसरे में फिर से -1, ठीक है। इसी प्रकार से वाई ई और यू का निकालेंगे, तो वाई ई और यू का निकाल के अपना राइट आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा बाई, ठीक है, जैसे लिखा है हमारे पास बाई, फिर उसके बाद लिखा है ई, फिर उसके बाद लिखा है यू। तो वाई में क्या करना पड़ेगा, -1, इधर -2 और इधर -1, ठीक है। अब देखिए वाई आता है 25 पे और 25 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 24। 24 यहाँ पे एक्स आता है एक्स पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके चले गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों ऑप्शन आपके चले गए। बचा रह गया कौन सा ऑप्शन, बचा रह गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बचा रह गया, इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में है ना टाइम बचाना पड़ता है, इस वजह से आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाती है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कह रहे हैं एक विशिष्ट कूट भाषा में मेज़ MAZE को OCBG लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में जंक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए ये लिखा है हमारे पास MAZ और E, मैज लिखा हुआ है, इसको क्या लिख रहे हैं OCB और G लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं जंक को क्या लिखेंगे। देखिए अब क्या किया है, इसमें M आता है अपना 13 पे, O आता है 15 पे, पहले में +2 जोड़ा गया है। उसके बाद A आता है अपना 1 पे और C आता है 3 पे, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए Z आता है अपना 26 पे और B आता है 2 पे, B का 1 नंबर और होता है 28, यानी कि यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। अब आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि क्या किया है इन्होंने, बस कुछ नहीं किया है, सभी में 2 को जोड़ दिया है, ठीक है। तो हमें जंक का निकालना है, जंक का निकालेंगे आसानी से, JUN और K। जे में देखा हमने, जे आता है 10 पे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 पे क्या आएगा, 12 पे आएगा L, ठीक है। अब अपना एक ऑप्शन ये वाला चला गया। उसके बाद U देखा हमने, तो U आता है 21 पे, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सभी में 2 जोड़ना है हमें, ठीक है। इन सभी में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो U आता है 21 पे, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, और 23 पे क्या आएगा W। अब इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन चला गया। उसके बाद देखिए N आता है अपना कितने पे, N आता है अपना 14 पे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 16 पे क्या आता है P। तो इस प्रकार से अपना ये भी ऑप्शन चला गया। बचा कौन सा रह गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो B है वो बचा रह गया, इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ, जैसे अपना K आता है 11 पे, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 पे आएगा M, तो LWPM आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो B है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा, ठीक है। जो आपको ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा संख्या आएगी। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और अपना राइट आंसर बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। और देखिए इसमें कह रहे हैं आपसे कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए स्वरूप में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक कुछ ना कुछ तरीके से लगा रहे होंगे। जैसे अगर हमने देखा यहाँ पे 4 और 5, और यहाँ पे जैसे हमने देखा 6 और 8, लेकिन अगर हमने 4 और 5 से देखा तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हमने देखा 6 और 8 से, और यहाँ पे लिखा हुआ है 100, तो इससे 100 कैसे बनाया जा सकता है। तो जैसे हमने देखा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है,
ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें भी किया है इन्होंने। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अब 16 और 25 कितना होता है, 16 और 25 होता है 41, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। देखिए 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे आप लोग, 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आपने मान लिया x का स्क्वायर, बराबर में कितना आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए 85, ठीक है। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और 85 में से 49 जाने वाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 36 बचेगा एक्स स्क्वायर का मान, जिस वजह से एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 6। अब देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यहाँ पे 6। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जो 6 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ठीक है। चलिए सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे अलग बताना है। तो देखिए आपसे कई बार एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का उनका 3-4 मेथड रहते हैं। जैसे आपसे पूछ ले बेजोड़ का चयन कीजिए, या फिर आपसे पूछ ले ऑड वन आउट का चयन कीजिए, या फिर आपसे पूछ ले विषम का चयन कीजिए, या फिर सबसे अलग का चयन कीजिए। जो ये 4-5 तरीके जो होते हैं इनके, वो सारे के सारे मतलब आंसर आपका एक ही निकलने वाला है। आपसे एक ही चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो 4 तरीके से ये पूछ सकता है। यहाँ पे पूछा गया आपको बेजोड़, मतलब सबसे अलग बताना है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास वैन। तो वैन में क्या होता है, 4 टायर्स लगे रहते हैं, 4 पहिए लगे रहते हैं। उसी प्रकार से कार जो होती है, कार में भी क्या होता है, 4 पहिए लगे रहते हैं। उसी प्रकार से बस में भी 4 पहिए लगे रहते हैं। लेकिन अगर हमने देखा ऑटो, तो ऑटो में क्या होता है, ऑटो में लगे रहते हैं अपने 3 पहिए, ठीक है। ऑटो में क्या होता है, ऑटो में लगे रहते हैं आपके 3 पहिए। तो इस वजह से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटो, ठीक है। क्योंकि ये इसमें यही सबसे अलग है, क्योंकि सभी में क्या है, 4-4 पहिए हैं। जबकि यहाँ पे जो ऑटो है उसमें क्या है, उसमें अपने 3 पहिए है, ठीक है। तो जो ऑड वन आउट है, बेजोड़ है, वो क्या हो जाएगा, ऑटो, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या जोड़ी को चुनिए। यहाँ पे बेजोड़ संख्या जोड़ी को चुनना है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ईजी भी है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे आपको क्या बताना है, बेजोड़ बताना है, यानी कि सबसे अलग कौन सा इनमें। तो देखिए जैसे हमने देखा 13 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 52। अगर 13 से 52 बनाया जाएगा तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौके होता है 52। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखा 8 और 32 नहीं, 8 और यहाँ पे जो 52 नहीं है, यहाँ पे कितना है 32 है, ठीक है। 32 है यहाँ पे, तो 8 चौके होता है 32, ठीक है। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे लिखा है 8 चौके 32, यानी कि 8 × 4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से कितना है यहाँ पे 14 चौके 56, यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे लिखा है 56। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 14 × 4 हो जाएगा 56। तो मतलब क्या कर रहे हैं, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है, इसका 4 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, दूसरी संख्या पहली संख्या का 4 गुना है। तो 13 चौके 52, 8 चौके 32, यहाँ पे आप लोग 32 कर लो, 8 चौके 32, 14 चौके 56। लेकिन अगर हमने देखा 9 चौके कितना होता है, 9 चौके होता है 36। इन्होंने कितना लिखा है 54। तो ये अपना सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना सबसे अलग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अगर आप लोग मैथ पढ़ते होगे तो आप लोग इसको अच्छा आसानी से बना दोगे, ठीक है। तो देखिएगा आपसे बोल रहे हैं कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा। यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ग का संबंध किससे दिया गया है, परिमाप से दिया गया है। और पूछा जा रहा है आपका वृत्त का संबंध किससे होगा, तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है व्यास, थर्ड है आयतन और चौथा है परिधि। अब देखिए पहले तो हम इसको देखेंगे, जैसे अपना एक स्क्वायर आपने देखा होगा, वर्ग देखा होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग खुद जानिए। तो जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप माने क्या होता है, परिमाप का मतलब ये होता है, मतलब ये आपका ए और बी और सी और डी,
ये आपका एक वर्ग है, ठीक है। इसका क्या होता है, वर्ग एक आपकी चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। चारों भुजाओं का योग होता है। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है, मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जो वर्ग होता है उसमें क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो जाएगा यहाँ पे वर्ग का परिमाप, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, इन पूरी लंबाई को ऐड करना है आपस में, ठीक है। या फिर 4a आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से जो वृत्त होता है, अपना वृत्त क्या होता है, एक सर्किल होता है। अब सर्किल में भी आपको चारों तरफ की लंबाई ही तो ज्ञात करनी है, चारों तरफ की लंबाई कितनी है। जो अपना गोल है, वृत्ताकार है, इसमें चारों तरफ की लंबाई को क्या क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिधि। जैसे वृत्त में क्या कहा जाता है, चारों तरफ की लंबाई को परिमाप कहा जाता है, उसी प्रकार से वृत्त में क्या कहा जाता है, चारों तरफ की जो लंबाई है उसको कहते हैं परिधि, ठीक है। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परिधि। इसका संबंध, वृत्त का संबंध किससे हो जाएगा, परिधि से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है इसमें कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्न समूह में दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको एक समूह दिया गया है 7, 12, 18 का। इसमें जिस तरीके से जो संबंध दिया गया है वो इन ऑप्शंस में से किस में ऑप्शन में है, तो वो आपको बताना है। तो पहले तो इसका लॉजिक देखते हैं कि पहले लिखा है 7, फिर लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 18, ठीक है। अब देखिए 7 से 12 क्या हुआ है, 7 से 12 5 जोड़ा गया है, और यहाँ से 12 से 18 हुआ है तो 6 जोड़ा गया है, ठीक है। पहले में 5 जोड़ा गया है, दूसरे में 6 जोड़ा गया है। उसके बाद अब हम देखें ऑप्शन, तो 4 लिखा है, 10 लिखा है और 20 लिखा है। तो 4 में अगर 6 जोड़ेंगे और यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तब होगा अपने पास, ठीक है। लेकिन हमें क्या जोड़ना तो हमें जोड़ना था पहले में 5, दूसरे में कितना जोड़ना था, दूसरे में जोड़ना था 6। तो ये तो हो जाएगा गलत, मतलब पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद देखा हमने ऑप्शन सेकंड, तो 5 लिखा है, 10 लिखा है और 15 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया है, जबकि हमें कितना चाहिए था, यहाँ पे 6 चाहिए था। तो यहाँ पर ये भी नहीं बन सकता है, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद देखा हमने थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड में लिखा है 6, 11 और 18। तो 6 और 5 होता है 11, 11 और 7 होता है 18। तो यहाँ पे 7 जोड़ दिया, जबकि कितना चाहिए था, 6 चाहिए था। मतलब ये भी नहीं बना सकते, बचा के रह गया ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी ही अपना राइट आंसर होगा। कैसे होगा, तो 4, 9 और 15। अब देखिए 4 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें बोल रहे हैं आपसे कि यदि सेल को SALE आपको एक दिया गया है शब्द, इसमें बोला है कि यदि सेल को PAIE के रूप में दर्शाया जाता है तो कैजुअल को किस रूप में दर्शाया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो सेल है SA और L और E, सेल है यहाँ पे, तो PAI और E यहाँ पे इसको इस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए S आता है अपना 19 पे, P आता है अपना 16 पे, तो यहाँ पे -3 हुआ है, और यहाँ पे जो चेंज नहीं हुआ है देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद L आता है अपना 12 पे, I आता है 9 पे, तो यहाँ पर भी -3 हुआ है, और फोर्थ स्टेप में फिर से चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए कर क्या रहे हैं, जो अल्टरनेट है, पहली तीसरी पाँचवीं सातवीं इस प्रकार से चलेगा। इसमें कर रहे हैं -3, और जो दूसरी चौथी और छठवीं है इसमें नो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमें कैजुअल का बताना है, तो CASU और A और L, तो कैजुअल दिया गया है। यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा का तैसा रखेंगे, यहाँ पर भी -3 होगा, यहाँ पे जैसा का तैसा रखेंगे, यहाँ पर भी -3 होगा, यहाँ पे जैसा का तैसा रखेंगे, ठीक है। तो देखिए C आता है अपना कितने पे, C आता है एक तो अपना 3 पे, और एक आता है अपना कितने पे, एक आता है अपना 29 पे, ठीक है। अब 29 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 26, और 26 पे आएगा Z, ठीक है। अब Z से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद अगर हमने देखा यहाँ पे A है तो A का A ही रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे नो चेंज है। उसके बाद S आता है 19 पे, 19 में से 3 घटाएंगे, 16 बचेगा, 16 पे आएगा P। तो इस प्रकार से अपना ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन अपने चले जाएंगे। उसके बाद U का U ही रहेगा, और A का अपना क्या हो जाएगा, A का अपना हो जाएगा, देखिए A आता है अपना 27 पे और A 1 पे, ठीक है। अब 27 में से 3 जाएगा, बचेगा 24, और 24 पे आता है X, तो यहाँ पे ZAPUX, ZAPUX ऑप्शन नंबर बी में है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी अपना चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसमें बोल रहे हैं कि रोहित की आयु 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। ठीक है, रोहित की आयु के बारे में बता रहे हैं कि 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष के बाद रोहित की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। अब रोहित की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, अब रोहित की जैसे वर्तमान आयु है, आप मान के चलो रोहित की वर्तमान आयु क्या है, तो x मान लो। ठीक है, तो उसके वर्तमान अब इनकी 8 वर्ष पुरानी आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 8, और x माइनस 8 यहाँ पे पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये है रोहित की आयु और ये है रोहित के पुत्र की आयु। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि 8 वर्ष के बाद रोहित की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो अब देखिए 8 वर्ष के बाद क्या होगा, तो रोहित के पुत्र की आयु कितनी है? x माइनस 8। इनके पिता की आयु, रोहित की कितनी आयु है? तो 4x माइनस 32, 4x माइनस 32 यानी कि 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा, अब इनका मतलब रेशियो क्या बन रहा है? रोहित की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की 1 होगी तो इनकी 2 हो जाएगी। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2x माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 4x माइनस 32। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब 2x ये अपना 4x है, इधर चला जाएगा और 32 इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रकार से यहाँ पे जो होने वाला है यहाँ पे, तो देखिए एक बार फिर से आपको अच्छे से समझ आती है। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको जो रोहित की आयु, पुत्र की आयु है और रोहित की आयु, उसके बारे में बता रहे हैं। तो रोहित के पुत्र की आयु x माइनस 8 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रोहित की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 8 का कितना गुना? 4 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 वर्ष पहले की आयु आ गई। अब कह रहे हैं कि 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद क्या होगा? तो 8 वर्ष के बाद x माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा इधर इसके पुत्र की आयु, और रोहित की आयु क्या हो जाएगी? 4 इधर था और x माइनस 8 इधर था और इसमें 8 जोड़ देंगे। ठीक है, अब इनका अनुपात कितना बन रहा है? तो रोहित की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो रोहित की आयु अपने पुत्र, मतलब रोहित की आयु कितनी होगी? अपने पुत्र की आयु की दुगनी। अब रोहित के पुत्र की मान लो आप 1 है तो इनकी हो जाएगी 2। तो इनका रेशियो यानी कि इनका अनुपात बन रहा है ये 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा और 4x माइनस 8 चौके 32, तो यहाँ पे x का 2x हो जाएगा और 4x माइनस 8 चौके 32, और 32 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 24 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2x का मान निकल के आएगा, 2x का मान निकल के आ जाएगा कितना? 2x का मान आ जाएगा 24। ठीक है, अब 2x 24 हो गया, 2x बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। तो x का मान निकल के आएगा कितना? x का मान निकल के आएगा 12। ठीक है, अब जो x का मान 12 निकल के आया, मतलब अभी जो वर्तमान में आयु है वो कितनी है? रोहित के पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी है? रोहित के पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? रोहित के जो पुत्र है उसकी वर्तमान में आयु हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, क्योंकि इसकी 8 वर्ष जोड़ देंगे। अब देखिए 8 वर्ष बाद यहाँ पे इनकी आयु निकल के आ गई 20 वर्ष। 8 वर्ष बाद पिता की आयु यानी कि रोहित की आयु क्या होगी? तो इसकी दुगनी है पुत्र की। पुत्र की कितनी है अभी वर्तमान में है इसकी 20, तो 20 की दुगनी हो जाएगी 40। तो 40 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें बोल रहे हैं कि दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। आपको एक शीट दी गई है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको शीट नज़र आ रही होगी। इसको मोड़ करके एक घन बनाया जाता है, जो पासा होता है उसको बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बोल रहे हैं कि घन में गठित निम्न में से कौन सा रंग विपरीत पक्षों में होगा। तो विपरीत पक्ष के रंग के बारे में आपसे पूछा गया। तो देखिए मैंने बताया था आपको क्या करना है इसमें। जब आपको एक ओपन डाइस मिलता है तो इसमें क्या होता है? अल्टरनेट सतहें होती हैं, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है वाइट, वाइट का अपोजिट क्या होगा? पर्पल होगा, यानी कि सफ़ेद का अपोजिट क्या होगा? पर्पल। उसी प्रकार से जो ब्लू है यानी कि नीला है, इसका अपोजिट क्या होगा? ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि नारंगी। अब देखिए यहाँ पे नीला और नारंगी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद देखा गुलाबी और नारंगी, तो ये गलत है क्योंकि गुलाबी यहाँ पे है और नारंगी इधर है, तो ये गलत है। उसके बाद नीला और सियान, तो देखिए सियान यहाँ पे है और नीला यहाँ पे, तो अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं।
उसके सफ़ेद और गुलाबी, सफ़ेद किसका अपोजिट है तो पर्पल का अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा रह गया ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा। और जो ब्लू है और जो अपना ऑरेंज है यानी कि नीला और नारंगी यहाँ पे अपोजिट हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहे हैं आपसे कि उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य आकृति से भिन्न है। यहाँ पे आपको आकृतियों के बारे में बताना है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य आकृतियों से अलग है। अब देखिए, जैसे हमने देखा पहला यहाँ पे देखा ए, बी और सी और डी, इनमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति सबसे अलग है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने देखा यहाँ पे पहले हमें इस प्रकार की एक आकृति दी गई है, इस प्रकार की एक आकृति दी गई है, इसको इस प्रकार से किया गया। अब देखिए इसमें क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और जो 4 पार्ट है ना वो बराबर बराबर हैं, ठीक है। इसमें भी क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और चारों पार्ट बराबर हैं। इसी प्रकार से इसमें भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है और चारों पार्ट बराबर हैं। लेकिन अगर हमने देखा यहाँ पे ऑप्शन सी, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन बराबर पार्ट नहीं है, मतलब ये 4 जो पार्ट हैं, 4 भाग हैं, इसके बराबर नहीं है। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सबसे अलग यानी कि भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, यानी कि जो अपना सी वाला चिन्ह है, सी वाला जो अपना आकृति दी गई है वो अलग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको सी, सी आकृति ऑप्शन बी में दिख रही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो अब आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, इसको एक बार सॉल्व करिएगा। इसमें कह रहे हैं कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है या फिर निहित है। तो आपको इस प्रकार की एक आकृति दी गई है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इस प्रकार की एक आकृति दी गई है, और ये आकृति आपको ढूंढनी है किस में, ऑप्शंस में। इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन से ऑप्शंस में ये आपको आकृति मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन तो देखते ही कट गया, ये वाला, ठीक है, एक ऑप्शन अपना देखते ही चला गया। उसके बाद देखा जैसे हमने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ऑप्शन ये वाला देखा, तो इसमें क्यों नहीं बन सकती। देखिए इसमें ये यहाँ पे इस प्रकार से बन रही है और ये इस प्रकार से बन रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें चौड़ी हो रही है, तो ये भी नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता है। बचा रह गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थी, आप लोग बस इसको एक बार देखोगे अच्छे से तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। सो अब आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहे हैं कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। यहाँ पे आपको संबंध दिया गया है फर्नीचर और कुर्सियाँ और गाड़ी। अब देखिए जो कुर्सी होती हैं वो क्या होती हैं, एक फर्नीचर के अंदर आती है, मतलब जो इसका जो कुर्सी वाला पार्ट है किसके अंदर आएगा, फर्नीचर के अंदर आएगा। मतलब जो कुर्सी है वो फर्नीचर के सेट के अंदर ही तो आती है। तो यहाँ पे जो इसका जो बड़ा मतलब इसका जो चित्र बनेगा, वेन आरेख बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। जो अंदर वाला है वो क्या प्रेजेंट करेगा, कुर्सी को, और जो बाहर वाला है वो क्या प्रेजेंट करेगा, अपना जो फर्नीचर है उसको, ठीक है, फर्नीचर को। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से तो बन गया, लेकिन अगर हमने गाड़ी की देखें तो गाड़ी इनसे अलग है, तो गाड़ी का अलग बनेगा इधर, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, मतलब इसका सही वेन आरेख क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुर्सी अपनी जो है ना, कुर्सियाँ फर्नीचर के अंदर आती हैं, जबकि गाड़ी अपनी यहाँ पे सबसे अलग दिख रही है, तो गाड़ी यहाँ पे अलग हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो अब आपके सामने आ चुकी है अगली आकृति, और इसमें बोल रहे हैं श्रृंखला आकृति को पूर्ण करना है आपको। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली आकृति बतानी है आपको कि जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे आपको आकृति इस प्रकार से नज़र आ रही होगी, और इस आकृति में आपको यहाँ पे जो इस प्रकार की आकृति दिख रही है आपको, ठीक है। अब देखिए पहली आकृति में इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ था, और ये अब अगली स्टेप में यहाँ पे हो गया है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको जो 90 डिग्री है वो घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया ये, अब इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया। तो अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में कुछ इस प्रकार से बनेगा, अगली स्टेप में कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इस प्रकार से किस में दिख रहा है, केवल, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सारे ऑप्शन आपके चले जाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई संभावनाएं होती हैं आपकी इसको गलत करने की। तो इस आकृति में आपको बताना है कि निम्नलिखित आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है। तो
आपको देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपको केवल सर्कल्स के बारे में बताना है कि कितने ज़्यादा इसमें वृत्त हैं। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे करना है इसको सॉल्व। तो वृत्त देखेंगे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 11 और इधर हो गया 12, ठीक है 12 तो ये हो गए। उसके बाद एक ये अपना 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है 20 ये हो गए। उसके बाद एक 21 22 और 23 यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब 23 तो ये हो गए, 23 तो छोटे छोटे हो गए, ठीक है 23 तो अपने छोटे हो गए। अब देखिए 24 कौन सा होगा, 24 अपना एक ये बड़ा वाला होगा, देख सकते हो आप लोग 24 कौन सा हो गया, एक ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको तो 24 हो गया। उसके बाद 25 कौन सा हो गया, 25 एक और ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको तो 25 यहाँ पे टोटल जो है ना वृत्त हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 25, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने आ चुकी है अगला क्वेश्चन, और देखिए अगले में आपसे बोला जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। जो आपको आकृति दी गई सही दर्पण आकृति के बारे में बताना है। यहाँ पे एक दर्पण लगाया गया है, मिरर लगाया गया है। मिरर में आपको बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लेफ़्ट की चीज़ होती है राइट में। जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, जो लेफ़्ट में होता है वो चला जाता है राइट में, और राइट में होता है वो चला जाता है लेफ़्ट में, ठीक है। अब देखिए जैसे अपना ये इधर की साइड जेड इस तरफ मुँह करिए हुए है, जेड कुछ इस प्रकार से मुँह करे हुए है, तो जब ये मिरर में होगा तो इस प्रकार से इसका मुँह हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। अब देखिए उल्टा किस ऑप्शन में, पहले तो आपको वो देखना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसमें किया गया है सीधा, तो ये तो अपना हो नहीं सकता है। उसके बाद इसमें भी सीधा किया गया तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा रह गया अपने पास एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन। अब देखिए इनमें से सही क्या है, तो मैंने बताया है आपको जैसे जेड है वो इस प्रकार से हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन अपना ऊपर का नीचे नहीं होगा, ऊपर का नीचे नहीं होगा। मतलब जो अपना लेफ़्ट की चीज़ है वो तो राइट में चली जाएगी, लेकिन ऊपर की चीज़ ऊपर ही रहेगी और नीचे की चीज़ नीचे ही रहेगी, ठीक है। तो जेड है यहाँ पे, तो ये इन्होंने टेढ़ा कर दिया है, इसको घुमा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। बचा रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बचा रह जाएगा, इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान के आने वाली आकृति के बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहली ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। 4 आकृतियाँ आपको दी गई हैं। अगली स्टेप में आपको जो चौथी आकृति है यानी कि डी आकृति है वो बतानी है कि कौन सी वाली आकृति आएगी। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे कुछ डार्क शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। अब डार्क शेडेड पोर्शन में क्या हुआ है, ये वाला डार्क पोर्शन था वो इधर आ गया है पहली स्टेप से दूसरी स्टेप में, ठीक है। उसके बाद ये अपना ये डार्क पोर्शन था ये ऊपर वाला तो इधर आ गया है, ठीक है। अब जो अगली स्टेप होगी, अगली स्टेप में क्या होगा, अपना जो अगली स्टेप है मतलब ये वाला डार्क पोर्शन इधर चला जाएगा, ठीक है। अब दोनों डार्क पोर्शन आमने सामने हो जाएंगे और दोनों जो अपने खाली वाले हैं ब्लैंक वाले हैं, जो दोनों ब्लैंक वाले हैं ब्लैंक वाले वो अपने आमने सामने हो जाएंगे और दोनों डार्क पोर्शन वो भी आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब डार्क वाले किधर हो जाएंगे, इधर की साइड बीच वाले, ठीक है। तो डार्क में ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्योंकि डार्क वाले इधर हो गया और ये अपना जो ब्लैंक था वो अपना इधर हो गया। तो यहाँ पे जो बी है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको दूसरी आकृति। तो ऑप्शन नंबर बी में दूसरी आकृति दिख रही है, राइट आंसर दूसरी आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। सो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है तो इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा क्लास को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, अपना स्कोर टाइप करना है कि आज आप लोगों ने इस क्लास में कितना स्कोर किया, ठीक है। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। उसके बाद एक और बात बता दें कि डेली आपकी क्लास चलती है 9 बजे। 9 बजे आपका एक डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाया करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।